हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर कि सुधार की जो भावना है ना, उसको बल देने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी जब सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत हुई, उसका मेन जड़ क्या था, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, है ना, जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यानी नया युग जो है यूरोप में पाश्चात्य संस्कृति का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक है, भारत का एक नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग, ये वही शिक्षित वर्ग है जो कि 1857 की क्रांति में न्यूट्रल था, है ना। तो शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मनोवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ठीक है, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि ब्रिटिश शासन का प्रभाव, कि ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव था, है ना। तो अंग्रेजों से पहले जितने भी बाह्य आक्रमणकारी आए, चाहे हम मुगल की बात करें या दिल्ली सल्तनत के कोई भी वंश की बात करें, तो वे भारतीय समाज एवं संस्कृति में कोई दूरगामी प्रभाव नहीं डाल पाए, या फिर यही कि सभ्यता एवं संस्कृति में समाहित हो गए। यानी उतना उनका जो जोर था वो भारतीय संस्कृति पर नहीं था। लेकिन किंतु अंग्रेजों का भारत में आगमन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बयार बह रही थी, यानी आगे बढ़ रही थी और मानवतावाद स्थापित हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता भी पाश्चात्य संस्कृति का एक मूल जड़ था, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सामाजिक दशाओं एवं रूढ़िवादिता के कारण सुधार, है ना, कौन कौन से सुधार हुए रूढ़िवादिता के कारण। तो इनसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी स्थिति क्या थी सुधार से पहले की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ। देखो यहाँ क्या होता है कि जो पहले था, वो जो हम 19वीं शताब्दी की बात करें या 18वीं शताब्दी की बात करें, तो उस दौरान भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अंधविश्वास और कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ती जा रही थी। वैदिक कर्मकांड होते थे, यानी जो पुरोहित वर्ग था वो अपने चरम यानी कि उच्च पद पर स्थापित था। यानी अंधविश्वास की जो बयार थी वो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। लोगों में कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, है ना, बाल विवाह, है ना, बहु विवाह, बुजुर्ग आदमी से युवा लड़कियों का विवाह, है ना, ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और सामाजिक कुरीतियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि छोटा वर्ग ही सामाजिक कुरीतियों के दायरे में था, अपितु बड़ी जनजाति, बड़ी जो जाति थी, है ना, उच्च वर्ग के लोग भी, बहुत बड़े लोग भी इस सामाजिक कुरीतियों के अंदर में आते थे, है ना। सती प्रथा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जब किसी स्त्री की पति की देहांत हो जाती थी तो वो स्त्री को उसकी चिता पर जला दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास, ये पाखंड बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में। तो आप ये जानते होंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में महिलाओं को उतना सम्मान प्राप्त नहीं था जितना पुरुषों का था। यानी पुरुषों का जो वर्चस्व था वो महिलाओं के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। महिलाओं को उतना सम्मान दिया नहीं जाता था। और एक और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, खास बात यह है कि जन्म लेने वाली जो बालिका होती थी उसे बाल विवाह कर दिया जाता था। अगर वो किसी परिवार में जीवित लेती थी, यानी उसका जन्म होता था, तो उसे श्राप समझा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं कुरीतियाँ मानव के प्रति जो भावना थी वो बहुत बड़े पैमाने पर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही थी, है ना। तो महिलाओं की जो स्थिति हो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, है ना, ये क्या था कि विधवा पुनर्विवाह तो बाद में इसमें सुधार हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये है कि जब सती प्रथा में जिस स्त्री के पति मर जाता था तो उनको जला दिया जाता था
और ख़ास बात यह है कि राजा राम मनमोहन राय ने इस सती प्रथा को शास्त्रों की आड़ में हत्या कहा है और वास्तव में आगे चलकर राजा राम मनमोहन राय द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी वो विचाराधीन थी, सोचनीय थी, बहुत गंभीर स्थिति थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जातिगत भेदभाव की समस्या। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जातिगत भेदभाव की समस्या, है ना। जो जाति थी यानी अनुसूचित जाति थी, यानी जो उस समय के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके द्वारा जो निम्न वर्ग की जाति होती थी उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको छुआ नहीं जाता था, उनका पानी पिया नहीं जाता था। ठीक है, और उनको बहुत बुरा कहा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर राष्ट्रीयता के एकीकरण में बाधा बनती है। और एक खास बात यह है कि उस समय की हिंदुओं की लगभग 20% से अधिक आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोग आते थे और अनुसूचित जनजाति को हे दृष्टि से देखा जाता था, उनका सम्मान नहीं किया जाता था। और इसी कारण जो है राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसमें एक दूसरे को जोड़ने की जो परंपरागत नीति थी उसमें कहीं ना कहीं एकता की कमी दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलकर इसमें अहम काम किया जाता है और एक खास तौर पर जो जातिगत भेदभाव है वो बंगाल और ये राजस्थान वाले इलाका में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ फिर उसके बाद बात करते हैं कि पश्चात संस्कृति का विरोध। अब पश्चात संस्कृति का विरोध क्या होता है, देखो जब भारतीय उपमहाद्वीप में जो अंग्रेज उपनिवेश जो हैं वो बड़ी तादाद पर आते हैं, अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं और धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगता है। तो ये क्या सोचते थे अंग्रेज कि इनकी जो जनसंख्या थी उस समय कम थी और ये बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग जो है वो इस पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करना चाहता था कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति है वो भारत के सबसे बड़े हिस्से पर ना फैल पाए, लेकिन कुछ शिक्षित वर्गों ने इसे बढ़ावा दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है कि मध्यम वर्ग का आधार। अब यहाँ मध्यम वर्ग का आधार आज भी ये देखने को मिलता है कि जो मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उस समय उस दायरे में भी मध्यम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं पिसता जा रहा था। उनकी जो स्थिति थी वो उतनी दयनीय थी जिसको समझना उतना ठीक नहीं था, यानी इनकी दयनीय स्थिति जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो ये जो है ये प्रमुख कारण थे सामाजिक दशाओं में जो आगे चलकर इन सभी पर सुधार किया गया। तो यही 5 कारण, यही 6 कारण जो है आगे चलकर एक महान क्रांति को उजागर करते हैं और इन्हीं में सुधार होते हैं। जैसे महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार होता है, सती प्रथा, बाल विवाह और शिशु हत्या पर अनेक तरह के कानून बनाए जाते हैं, उन पर विरोध और प्रतिबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, और जातिगत भेदभाव को भी सीधे तौर पर समाप्त कर दिया जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। अब हम ये जानेंगे कि सामाजिक सुधार की दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि स्त्रियों की दशा में सुधार करने का प्रयास क्या क्या किया गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है सती प्रथा। सती प्रथा एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, यानी अगर मैं आपको इस घटना के बारे में समझाऊं तो आपके रूह कांप उठेंगे। यानी ये घटना ऐसी थी कि अगर किसी स्त्री है ना कि पति का देहांत हो जाता था तो उस स्त्री को उस पति के चिता पे बैठा दिया जाता था, है ना, और उसके आसपास ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। और ढोल नगाड़े बजाने का कारण ये था कि उस स्त्री की चीख आसपास के लोगों को सुनाई ना थी। इतना दर्दनाक घटना था। ठीक है, और जब स्त्री की मौत हो जाती थी तो वहाँ उनकी राख को और अस्थि को उनके पास की नदी में विसर्जित कर दिया जाता था। यानी ये जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना होती। ठीक है,
तो इसी सती प्रथा में सबसे पहले 1829 में, है ना, एक कानून बना। इस कानून के तहत तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक और उस समय के समाज सुधारक राजा राम मनोहर राय के अथक प्रयासों के बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अगर कोई व्यक्ति या कोई जमींदार या उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का लोग सती प्रथा को प्रोत्साहन करता था तो उसे उस पर जो है तो कानूनी कार्रवाई की जाती थी, फौजदारी मुकदमा लगाया जाता था, ठीक है, और उसको दंड दिया जाता था, ठीक है। तो ये था। तो सबसे पहले 1829 में जो सती प्रथा बैन किया गया, तो ये बैन किया गया था बंगाल में, है ना। फिर उसके बाद 1830 में मद्रास और मुंबई में सीधे तौर पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं शिशु वध के बारे में, है ना। शिशु वध जो है वो ज्यादातर बंगाल और राजपूतों के इलाकों में फैला हुआ था, ठीक है। शिशु वध में ये होता था कि जैसे अगर किसी बालिका का जन्म होता था तो उसे जन्म के समय ही उसकी मृत्यु कर दी जाती थी, उसे खौलते तेल में डाल दिया जाता था। यानी जो शिशुओं की जो दशा थी वो बहुत ही दर्दनाक और झकझोर कर रख देने वाली थी, ठीक है। तो यहीं पर एक नाम आता है कि 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम और 1804 में तीसरे अधिनियम के द्वारा शिशु वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह के बारे में। विधवा पुनर्विवाह यानी महिलाओं की स्थिति जो थी वो तो दयनीय थी, उस पर कई सारे अहम काम किए गए, जिनमें से विधवा पुनर्विवाह सबसे इम्पोर्टेंट था। तो ब्रह्म समाज का एक मेन फैक्टर था, एक बहुत बड़ा कारण था विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम आता है किसका? ईश्वरचंद विद्यासागर का, हाँ। 1820 से 1891 में ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत के अध्यापक थे और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वेदों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विधवा पुनर्विवाह वेद अनुमति देता है, ठीक है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद विधवा पुनर्विवाह पर उसको पुरजोर दिया गया और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856 में, ठीक है। इसी में और दो लोग का नाम आता है, महाराष्ट्र के जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊजी दाजी। ये दोनों के दोनों विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने वाले थे और 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा कर दी जाती है। तो हमें इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना है, दो चीजें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर, लेकिन विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन 1850 विष्णु शास्त्री पंडित। क्लियर? गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना करने वाले करशोद दास मूल जी द्वारा 1852 में इसकी स्थापना की जाती है, सत्य प्रकार की स्थापना की जाती है। और एक व्यक्ति का नाम आता है D.K. कर्वे। एक्चुअली में जो D.K. कर्वे थे वो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे और इनके बारे में एक बात कही जाती थी कि ये जो है वो महिलाओं के हितों में उनके संरक्षण में अथक प्रयास किए और ये 1893 में विदुर होने के बावजूद भी विधवा से विवाह किए थे। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाता है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। D.K. कर्वे द्वारा 1916 में, है ना, 1916 में मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। और ये विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे और 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। तो D.K. कर्वे के द्वारा दो अहम काम किए जाते हैं, एक 1916 में जो स्त्री या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, और 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की जाती है। तो ये था विधवा पुनर्विवाह के बारे में। तो ये ईश्वर की दशा में कई सारे सुधार किए गए, जैसे सती प्रथा, शिशु वध, है ना, विधवा पुनर्विवाह, ये। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ चौथे नंबर पर हम बात करते हैं बाल विवाह पर नियंत्रण। जैसा कि प्रचलित है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, तो इस प्रथा को दूर करने के लिए कई सारे नियम बनाए गए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है बाल विवाह पर नियंत्रण। तो सबसे पहले आता है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, है ना। इसमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह करना वर्जित है। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यही एक इंटरेस्टिंग मामला सामने आता है, रुक्मा देवी मामला। अब ये रुक्मा देवी है कौन, इसको जानते हैं। तो देखो 1864 में जन्मी रुक्माबाई राउत, जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। रुक्माबाई राउत मुकदमा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इनका जो विवाह है वो 11 वर्ष की आयु में 19 वर्ष के दादाजी भीकाजी के साथ कर दी जाती है, ठीक है। और दादाजी भीकाजी बनाम रुक्माबाई राउत मामला होता है 1885 में। इसकी स्टोरी ये है कि रुक्माबाई राउत की बचपन में ही शादी कर दी जाती है। वो उनके जो ससुराल पक्ष के लोग थे उनको उनका उत्पीड़न करते थे, है ना, दुख तकलीफ देते थे। तो उस दौरान उन्होंने ससुराल को छोड़ करके अपनी माँ यानी मायके में काफ़ी समय व्यतीत किया। बाद में फिर जो भीकाजी दादाजी के द्वारा इन पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। फिर ये मुकदमा होता है दादाजी भीकाजी बनाम रुक्माबाई राउत के बीच। तो उस समय के जो जस्टिस थे उनका नाम था रॉबर्ट हिल पिल्ने। रॉबर्ट हिल पिल्ने साफ तौर पर कह देते हैं कि रुक्माबाई राउत को ये निर्णय दिया जाता है, ये उनका अधिकार है कि वे कहाँ रहना चाहती हैं, कहाँ नहीं रहना चाहती हैं, विवाह से खुश हैं कि नहीं है, ये उन पर डिपेंड करते हैं। और जस्टिस के द्वारा साफ कर दिया जाता है कि किसी भी लड़की की कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती है, नाबालिग में शादी नहीं की जा सकती है। लेकिन अब इससे क्या होता है कि उस समय के समाज की जो रूढ़िवादी नीति थी वो बड़े व्यापक पैमाने पर रुक्माबाई राउत की आलोचना करता है और जस्टिस और न्यायालय को बुरा करार दे देता है। तो यहीं पर फिर से एक मुकदमा होता है जिसे कहा जाता है हिंदू बनाम अंग्रेज कानून। और इस कानून में फिर से मुकदमा दायर किया जाता है 4 मई 1887 में। इसमें न्यायालय को झुकना पड़ता है और न्यायालय साफ तौर पर कह देता है कि रुक्माबाई राउत को अपने पति के यहाँ रहना होगा। अगर वो नहीं रहती है तो उनको 6 महीने का कारावास भोगना होगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि रुक्माबाई जो राउत होती हैं वो सीधे तौर पर चली जाती हैं कहाँ, एक पत्र लिखती हैं महारानी विक्टोरिया को, जो कि इंग्लैंड में बैठी हैं, है ना। तो रुक्माबाई राउत द्वारा महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा जाता है और इस पत्र में कहा जाता है कि किसी भी भारतीय नागरिक में उन खास तौर पर जो महिला वर्ग है उनकी कम उम्र में यानी नाबालिग में शादी ना हो, इसके लिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। तो रानी विक्टोरिया द्वारा एक विशेष डिक्री जारी कर दिया जाता है और इस डिक्री में ये कहा जाता है कि रुक्माबाई राउत को जबरन उनको परेशान नहीं किया जा सकता है, उन पर कोई भी गलत काम को थोपा नहीं जा सकता है, वे स्वतंत्र है और नाबालिग में किसी भी लड़की की विवाह नहीं की जाएगी। तो ये रुक्माबाई राउत काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला था। अब यहीं इसके बाद कई सारे अधिनियम, कई सारे एक्ट बनते हैं। जैसे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे पहले आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम आया था 1885 में। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था 1891 में। दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में, जिसमें 14 वर्ष की कम उम्र की लड़की का विवाह करना वर्जित है। और एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के तहत 12 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों का विवाह
वर्जित है ना। फिर हरविलास सारदा द्वारा सारदा एक्ट आता है 1930 में, जिसमें लड़के की आयु 18 और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की जाती है। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1978 में फिर से एक कानून, एक अधिनियम बनता है जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत लड़कों की अधिकतम न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो है समाज में स्त्रियों की जो व्यवस्था थी, है ना, उस पर अमल किया गया और स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया। आज हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। अगले पार्ट में हम सभी समाज सुधारकों के बारे में चर्चा करेंगे।